भारतीय जनता पार्टी भी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है, जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, तेलुगु देशम नामी पार्टी है, या फिर कई पार्टियां हैं। और इन पार्टियों में एक पार्टी और एक है जिसका अपना हरा झंडा है और वो पार्टी में है। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस है, एनसीपी है या समाजवादी पार्टी है, तो फिर दूसरी तरफ बीजेपी है, शिवसेना है। तो सवाल ये पैदा होगा कि कांग्रेस को क्यों वोट न दें। सवाल ये जहन में आएगा कि एनसीपी को वोट क्यों न दें। सवाल ये भी जहन में आएगा कि बीजेपी को वोट क्यों न दें, शिवसेना को वोट क्यों न दें। और फिर बहुत से लोग के जहन में ये भी सवाल होगा कि हम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को क्यों वोट दें। तो मैं आज आपके दरमियान में इन्हीं सवालात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और क्यों करें। सबसे अहम बात तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी को किसी न किसी सलाहियत से नवाजा है, तो किसी न किसी ताकत से नवाजा है। अल्लाह ने अगर कहीं पर किसी को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, कहीं सोने की दौलत से नवाजा है, कहीं इल्म की दौलत से नवाजा है, कहीं तहजीब की दौलत से नवाजा है, कहीं अखलाक की दौलत से नवाजा है, तो याद रखो मेरे भाई, हिंदुस्तान में अल्लाह ने आपको और मुझको और हम सबको एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है, और वो ताकत है तो वो आपका अपना वोट है। हम अपने वोट के जरिए बेशक ये जरूर है कि अक़लियत माइनॉरिटीज का मतलब है कि वो तादाद में कम। मैं ये जरूर मानता हूं, और अगर कोई ये कहे तो इख्तिलाफ भी ना करूंगा कि बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी हुकूमत नहीं बना सकेगा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आपकी मर्जी के बगैर ना कोई हिंदुस्तान के तख्त पे बैठ सकता है, ना मुंबई के तख्त पे बैठ सकता है। बेशक हम बादशाह नहीं, लेकिन हम बादशाह दर का मौका रखते हैं। जिसको चाहे हम बादशाह बना सकते हैं, जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा भी बिठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको अपने वोट की अहमियत को समझनी होगी। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत है, दिल्ली का तख्त उनके पास है। लेकिन इस हकीकत को न भूलो मेरे भाई कि भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले थे। कितने? 31%। 31% मिलने का मतलब है कि 69% अभी भी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से मुतमईन नहीं है।
एक 30% को अगर वोटों में तब्दील किया जाता है तो कितने वोट होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखिए, जुमला वोट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में हासिल किया तो वो 17 करोड़ के वोट थे। 17 करोड़ यहां इस मजमे में ठहरे। मेरे गयूर भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में तुम्हारी आबादी कितनी है? कितनी है तुम्हारी आबादी? अगर वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बन सकता है तो क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं बन सकते? गौर करो मेरी बात पर, नारेबाजी ना लगाओ, बल्कि गौर करो। 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन जाता है और हम 20 करोड़ की तादाद में रहकर भी बेआवाज हो गए और अपने हक से महरूम हो गए, नाइंसाफी का शिकार होते चले गए, जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ते गए, पीछे हो गए। सिर्फ चीखने चिल्लाने की हद तक हम महदूद होकर रह गए। गैरों पर तनकीद करने से पहले अकबर ओवैसी की आदत है कि वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखता है कि मेरी क्या कमजोरी है, मैं कहां चूक गया, कहां कमजोर पड़ गया, जिसका नतीजा कि मैं आज बेआवाज हो गया और अपने हक से महरूम हो गया। अरे गैरों पर तनकीद न करो। आज हमारे हाल के जिम्मेदार किसी कदर हम खुद भी हैं। हमारा इंतशार इसकी वजह है सबसे बड़ी कि हम आपस में लड़ते रहे, आपस में बढ़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे कातिल, हमारे ऊपर जुल्म करने वाले, हमारी इज्जतों इस्मतों को बाजारों में नीलाम करने वाले, हमारे बस्तियों को जलाने वाले, हमारी मां और बहनों के सुहागों को उजाड़ने वाले, हमारे बच्चों को यतीम करने वाले, हमारे बच्चों को जेलों में डालने वाले, हमारे सरों और सीरों पे अपने अहकामात के जरिए गोलियां चलवाने वाले जालिम आज हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा इंतशार है। अगर मैं आज आया हूं तो इख्तिदार की कुर्सी को हासिल करने की ख्वाहिश को लेकर नहीं आया हूं। अगर मैं आज आया हूं आपके दरमियान में तो मजलिस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों के सामने, अपने भाइयों के सामने जो मेरे आने से पहले कह रहे थे कि शेर आया, शेर आया, नहीं, ना मैं शेर हूं ना कोई शेर आया है। अरे मैं एक मुसलमान हूं और अगर मैं अपने आप के लिए अगर कुछ कर सकता हूं या कुछ कह सकता हूं बहैसियत मुसलमान, तो यही कहूंगा कि मैं शेर वेर नहीं हूं। मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियां उठाने वाला गुलाम हूं, शेर नहीं हूं। और मैं अपनी आका के उम्मत की खिदमत करने के जज्बे से आया हूं और एक
रहनुमा की हैसियत से नहीं बल्कि एक खादिम की हैसियत से आया हूं। और मेरे यहां आने का मकसद वोट नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपने भाइयों के सामने इत्तेहाद की भीख व खैरात मांगने के लिए आया हूं और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारे जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे हीरे मोती, तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इत्तेहाद चाहिए। दे सकते हो तो दे दो। अल्लाह और उसके रसूल की कसम, अगर मेरा हर एक भाई इस भिखारी के झोली में, दामन में अगर इत्तेहाद की खैरात दे देगा तो रसूल अल्लाह की कसम, तुम्हारी इस खैरात की दौलत से मैं सारे हिंदुस्तान के मेरे अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी खतरे खून तक बाजी लगा दूंगा, जान लगा दूंगा। इस बात को समझो, इस बात को महसूस करो। खुदा ना हम कहां थे और कहां आ गए, खुदा ना महसूस करो। अरे आज हम पे इल्जाम लगाने वालों से मेरा सवाल है, बताओ क्या हमने नेहरू का साथ नहीं दिया? क्या हमने इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने मोरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने देवेगौड़ा का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने चंद्रशेखर का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने आई.के. गुजराल का साथ नहीं दिया? बताओ जब सोनिया गांधी अपने घर से बाहर निकलकर सियासत में आई तो क्या हमने सोनिया गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने लालू प्रसाद का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या हमने मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं दिया? अरे हमने हर एक का साथ दिया, किसका साथ हमने नहीं दिया? लेकिन हमारा साथ किसने दिया? अरे आज जो कहते हैं कि मजलिस सेक्युलरिज्म की तकसीम के लिए आई है, सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर, सेक्युलरिज्म का मखौटा पहनकर, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे वोटों को हासिल करने के बाद क्या दिया हमको? क्या दिया मैं पूछना चाहता हूं। गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट उठा लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, एटीआर शेख की रिपोर्ट उठा लो। अरे कितने रिपोर्ट से उठा लो और देख लो कि तुमने क्या दिया, इन रिपोर्टों में दिखाई देगा। अरे हम आज क्या चाहता है कि इंसान, क्या चाहता है कि इंसान? इत्मीनान की नींद, इज्जत की रोटी, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने और 2 जोड़े कपड़े तन को ढकने के लिए। और क्या चाहिए इंसान को, बताइए। लेकिन बताओ क्या 70 वर्ष की तारीख में क्या हमको हमारा हक मिला? क्या इंसाफ मिला? क्या नौकरी मिली? क्या रोजगार मिला? क्या तालीम मिली? क्या घर मिला? अरे जिंदगी के हर शोबे में हम पिछड़े रहे, पीछे रहे। अगर हमको कुछ मिला
तो कभी भिवंडी का फिसाद मिला, तो कभी मुंबई का फिसाद मिला, कभी मुरादाबाद का फिसाद मिला, तो कभी हाशमपुरा मिला, कभी मलियाबाद मिला, तो कभी लखनऊ का फिसाद मिला, कभी रोडकिला का फिसाद मिला, तो कभी अजमेर का फिसाद मिला, कभी गुजरात का फिसाद मिला, कभी अहमदनगर का फिसाद मिला, कभी अहमदाबाद का फिसाद मिला। अरे हिंदुस्तान के हर चप्पे में हमारे खून की होलियां खेली गई, इज्जतें लुटी, आबादियां जली, लहलाती हुई खेतियां उजड़ गई, हमारी कोट वीरान हुई, सुहाग उजड़ी। 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। क्या ये सही नहीं है मेरे भाई? बताओ आप, क्या मेरी बात गलत है? अरे ना नौकरी मिली, नौकरी की जगह जलते हुए आशियाने मिले। जब हमने इज्जत के लिए आवाज दी या अपने जलते हुए घरों को बचाने निकले, तो पुलिस की बेचैन गोलियां हमारे सरों और सीनों में डाल दी गई। जब हम स्कूल मांगे तो हमारे बच्चों को जेल दे दी गई। अरे मेरी बात अगर गलत है तो उठकर बोलने के गलत है, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, जो इस मुल्क को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं, मुल्क को दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क बनाना चाहते हैं, मेरा उनसे सवाल, जब तक मुल्क के हर शहरी को मुल्क के तरक्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुल्क दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकता। क्या आप मुझे नजरअंदाज कर मुल्क को आगे ले जाने का ख्वाब हकीकत में तब्दील कर सकेंगे? जब तक इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक को इस मुल्क के तरक्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। और हमारा क्या है, हमारा मुतालबा क्या है कि हमको भी हिस्सेदार बनाओ, हमको भी हिस्सा दो, हमको भी नौकरी दो, हमको भी हमारे बस्तियों में पानी दो, हमको भी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दो, हमको भी हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने दो, हमारी बस्तियों को भी दूसरों की बस्तियों की तरह तरक्की याफ्ता बस्तियां बनाओ। इससे हटके हमारा क्या मुतालबा? क्या ये नाजायज मुतालबा है? क्या ये गैर जमहूरी मुतालबा है? क्या ये गैर दस्तूरी मुतालबा है? लेकिन देने वालों ने तो कुछ नहीं दिया। और जब हम इस नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं तो आज एक तरफ सेक्युलर ताकतें हैं, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, जो सेक्युलरिज्म के ठेकेदार हैं, और फौरन कह देते हैं कि ये वोट कटाव है, सेक्युलर वोटों की तकसीम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के नाम पे काम कर रहे हैं। अरे हम बीजेपी के एजेंट नहीं, याद रखो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर किसी के खुशनुदी के लिए काम करती है तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करती है। और दुनिया हमारे काम का अजर दे न दे, अल्लाह हमको अजर देगा, इस यकीन के साथ हम काम करते हैं। अरे ये दुनिया तो हर एक को छोड़कर जाना है, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह के सामने जब खड़े रहेंगे तो हमारा सर झुका हुआ नहीं होगा, हम खड़े रहकर कहेंगे कि अल्लाह, हमने हिंदुस्तान के साथ न सिर्फ वफादारी की है बल्कि हिंदुस्तान की हर शहरी की खिदमत का जज्बा लेकर आगे गए, और अल्लाह
हमने तेरे नाम लेने वालों को भी जाकर पैगाम दिया था इत्तेहाद का, उनके लिए जिद्दजहद की थी, उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उनके लिए हम जेलों में गए, हम सजा पाए, लेकिन कभी इज़ार हक से हम मुंह नहीं मोड़े। हम बेईमान नहीं, हम काम करते हैं और अपने काम के नफूस को छोड़ते हैं। हम सिर्फ जज्बाती नारे या जज्बाती तकारीर नहीं करते, बल्कि अमली तौर पे हम काम करते, और हमारा अमल, हमारा काम ही हमारी पहचान। और अगर आज यहां इस हजारों लाखों का मजमा है, ये यहां क्यों आया है? यहां प्रेस वाले भी हैं, ये मजमा क्यों आया है? अगर कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, सेक्युलर ताकतें अगर यहां आने वाले मजमे को इंसाफ देते, हक देते, नौकरी देते, इज्जत देते, इनके बस्तियों में खुशहाली देते, नौकरी देते, तो ये हमको सुनने को ना यहां आते, ना हम इनको सुनाने के लिए यहां आते। सही है या गलत बताइए? अगर ये लोग काम करे होते, हक दिए होते, इंसाफ किए होते, हमारी बस्तियों में तरक्की लाए होते, हमारे बच्चों को जेल न भेजते, हमको फिसादात न देते, तो क्या मुझे जगह मिलती? क्या मुझे कोई सुनता? अरे तुम्हारी नाकामी की वजह तुम्हारी लापरवाही है। आज मेरे भाई, खुदारा मेरी एक एक जुमले को सुनो, इसलिए कि मैं बहुत दर्द लेकर आया हूं, बहुत दर्द लेकर आया हूं। वो दर्द मेरा नहीं है, ये दर्द मेरे अपने भाइयों का है, ये दर्द मेरी बहनों का है, ये दर्द मेरे बच्चों का है, जो मैं लेकर आपके पास आया। आप बताइए मेरे भाई, मेरा सवाल है कि 15 अगस्त तक कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी, अब बीजेपी सेना की हुकूमत। महाराष्ट्र में क्या 15 बरस में रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे? बताओ आप, क्या नहीं दे सकते थे रिजर्वेशन? क्यों नहीं दिए? इस वास्ते नहीं दिए कि हमारी ताकतवर आवाज ऐवान असेंबली में नहीं थी। नाम के हमारे भाई तो हैं, लेकिन काम का कोई भाई नहीं था, इसलिए रिजर्वेशन नहीं है। मैं जिस रियासत से आया हूं, जो पहले आंध्र प्रदेश थी, 2 टुकड़ों में हुई और एक तेलंगाना बन गया, वहां पे रिजर्वेशन है। तो सवाल यह है, यहां 15 बरस कांग्रेस थी, वहां 10 बरस कांग्रेस थी, वहां रिजर्वेशन मिला, यहां क्यों नहीं मिला? वहां इसलिए मिला कि वहां मजलिस थी, या इसलिए नहीं मिला कि मजलिस नहीं है? अब मजलिस आई है, इनका गिरफ्तार पकड़कर आपके लिए रिजर्वेशन का हासिल करेंगे। आप गौर करिए, आज अक़लियतों का बजट कितना है महाराष्ट्र में, कांग्रेस एनसीपी के दौर में? मेरे पास तो पूरे फिगर में, लेकिन सिर्फ 2012 और 13 में माइनॉरिटीज का बजट कितना था? 175 करोड़, 175 करोड़। फिर उसके बाद 12 और 13 के बाद 13 और 14 इलेक्शन का साल आया, तो कितना हुआ अक़लियतों का बजट? 280। खर्च कितना हुआ? सिर्फ 80 करोड़। क्या ये इंसाफ है? क्या इसलिए आपने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? क्या बच्चों को स्कॉलरशिप मिली?
शोलापुर के कितने बच्चों को एनसीपी कांग्रेस के दौर में स्कॉलरशिप मिली? मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस मजमे में कोई है तो वह हाथ उठा के और बोल दे, क्या मिली? क्या मिली? क्या बैंक से कर्ज मिला? कोई बैंक कर्ज दिया? तो फिर क्या है? और आपको मालूम, मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे कोई भी बच्चा स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो भी स्कूल में पढ़ना चाहे पढ़ेगा, उसको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। अगर कोई मुसलमान बच्चा एमबीबीएस पढ़ना चाहता है, बीई करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, बीआर करना चाहता है, फार्मेसी करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, फिजियोथेरेपी करना चाहता है, फार्माडी करना चाहता है, अरे कुछ भी कोर्स पढ़ना चाहे, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज को चला जाए, उससे फीस नहीं मांगी जाती, फीस रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा आपके पास है? क्यों नहीं मिला? इसलिए कि नाम के लोग थे, काम के लोग नहीं थे। सिर्फ हमारा वोट लेते रहे, हमको दिए कभी कुछ भी नहीं। और आज मजलिस आपके वोटों को मांगने नहीं आई है। आप वोट दे न दे, हम कामयाब हो न हो, हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है। काम करना हमारा काम है, काम करते रहेंगे, काम करेंगे। अरे आज कितने स्कूल में, उर्दू स्कूल महाराष्ट्र में 4,900 4,900 उर्दू मीडियम में 13 लाख बच्चे हैं और सिर्फ 343 स्कूल्स में कंप्यूटर लैब हैं। सिर्फ 343 तो बताओ, 4,600 उर्दू स्कूल में कंप्यूटर लैब तक नहीं है। क्या ये नाइंसाफी नहीं कांग्रेस एनसीपी की? क्या धोखेबाजी नहीं है? क्या बेईमानी नहीं है? आपको सुन के हैरत होगी, 4,900 स्कूल में 1,225 स्कूलों में फर्नीचर भी नहीं है उर्दू मीडियम में। क्या मराठी स्कूल में ऐसा ही हाल है? नहीं है। क्या हिंदी मीडियम में ऐसा है? क्या गुजराती मीडियम में ऐसा है? फिर उर्दू मीडियम में ही क्यों? इसलिए कि उर्दू मेरी जबान है, यही बताती है। इलेक्ट्रिसिटी 500 उर्दू मीडियम स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं। क्या ये इंसाफ है? आप बताओ मेरे भाई, आज हम ये पूछते हैं तो इनको बुरा दिखता है। महाराष्ट्र में 80% मुसलमान गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं, महमूदुर रहमान कमेटी में लिखा। तो इसके जिम्मेदार क्या कांग्रेस एनसीपी नहीं है? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। और मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे दलित भाइयों, मेरे प्यारे ईसाई, मेरे प्यारे पारसी, सारे लोगों से कहूंगा, मेरे सारे हिंदुस्तान से कहूंगा कि सुनो, महाराष्ट्र में कितने बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं? कितने बच्चे? क्या आपको मालूम है? ग्रेजुएट जो बनते हैं मुसलमान बच्चे, वो सिर्फ 3% है। 3%, 3%। लड़कियां जो ग्रेजुएट बनती हैं मुसलमान 1.4%।
क्या ये इंसाफ है? क्या यही है जिसके लिए हमने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? मैं यहां पुलिस वाले भी खड़े हैं, अगर मैं गलत हूं तो बोल लो। हम आए तो हमको तो नोटिस दे दी जाती है, ऐसी तकरीर न करो, वैसी तकरीर न करो। ठीक है, मैं कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर हूं, कानून मेरे लिए अजीज है, ये मुल्क अजीज है, इस मुल्क का दस्तूर अजीज है। लेकिन बताओ, कांग्रेस एनसीपी के 10 साल दौर में कितने कस्टोडियल डेथ्स हुए? कितने कस्टोडियल डेथ्स हुए? 333 333 जेल में कस्टडी में थे पुलिस की, उनकी मौत हुई। और 323 में 224 मुसलमान और दलित थे उसमें। अरे घर में तो हम महफूज नहीं मालूम कब घर जल जाएगा, नहीं मालूम कब इज्जत लुट जाएगी। क्या अब हम पुलिस के जेलों में भी महफूज नहीं है? गलत है तो बताओ, ऐ कांग्रेस एनसीपी वालों, क्या 333 अम्माक में से ज्यादा मुसलमानों और दलितों के 224 सही है या गलत बताना मुझे। मुंबई के हाई कोर्ट ने कहा कि क्या बात है कि पुलिस कस्टडी में सिर्फ मुसलमान मरते हैं। मेरे जुमले नहीं, हाई कोर्ट के जज के जुमले। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, शोलापुर के 5 बच्चे 8 वर्ष तक जेल में थे, झूठे मुकदमे में बाइज्जत बरी हुए, जेल से रिहा हुए, आया नहीं। क्या इनकी गिरफ्तारी कांग्रेस एनसीपी के दौर में नहीं हुई? क्या मालेगांव का धमाका कांग्रेस एनसीपी के दौर में नहीं हुआ? क्या मालेगांव के धमाके में मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या फिर मालेगांव के धमाके में गिरफ्तार बच्चे बेकसूर कोर्ट से साबित हुए नहीं? तो ये जुल्म किसने किया? ये जुल्म कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया। क्या गलत है बताओ? हमारे बच्चे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं। हमारी बस्तियां बस्तियां नहीं, तुम्हारी बस्तियां बस्तियां हैं। तुम्हारी मां बहन की इज्जत इज्जत है और मेरी मां बहन की इज्जत का इज्जत नहीं है। क्या मेरे बच्चे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं? और यही नाइंसाफी है, यही दर्द है, यही गुस्सा है, यही आग है जो मैंने कहा। तुम्हारा खून खून, मेरा खून पानी। अरे यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है, यही तो नाराजगी। और हम जब ये बातें कहते हैं तो इनको बुरा लगता है। महाराष्ट्र की जेलों में 36% 36% मुसलमान। कितने मालूम आपको? 36%, 36%। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 12%। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या ये इंसाफ है? क्या इसलिए हमने गांधी को वोट दिया? क्या इसलिए हमने नेहरू को वोट दिया? इसलिए? अरे यही नाइंसाफी है जिसको बयान करने के लिए मैं आया हूं। मैं हकीकी चेहरे को बेनकाब करने आया हूं तो तुमको बुरा दिखता हूं। अरे आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां और क्या पता है आपको? गरीब बच्ची की शादी होती है ना तो सिर्फ दरखास्त देना है, एमएलए की दस्तखत करवाना है, मंडल ऑफिस में एमआरओ को देना है और एमएलए जब दस्तखत कर देता है
तो 51,000 रुपीज, 51,000 रुपया हुकूमत देती है गरीब बच्ची की शादी के लिए। क्या ऐसा कुछ आपके पास है? क्या कांग्रेस एनसीपी ने दिया आपको? और फिर यहां नौजवान है, आप उनसे कहूंगा, हमारे पास अगर कोई एमबीबीएस कर ले, बीई कर ले, या ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर ले, मास्टर्स करने के लिए अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, कतर, दुनिया में कहीं पर भी जाके पढ़ना चाहता है तो हमारी रियासत की हुकूमत की तरफ से प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे और 20 लाख रुपया हमारी हुकूमत देती है मुसलमान बच्चों को मास्टर्स करने के लिए। क्या ऐसा कुछ दिया एनसीपी कांग्रेस ने? ऐसा कुछ दिया गांधी या पवार ने? मगर आप तो उनको वोट देते रहे ना। अरे आप बताओ, आपको मालूम 15 दिन पहले असेंबली में मेरी जिंदगी की एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर आया हूं कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विथ एससी एंड एसटी। मतलब क्या? जितने मराद, जितनी सहूलतें, जितना पैसा, जितना तालीम में मदद, जितने पासिंग मार्क्स, जितने इम्तिहान लिखने का मौका, जो मौके एससी और एसटीज को है, वो सारे के सारे मौके तेलंगाना के मुसलमानों को भी मिलेंगे। अरे आप बताइए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। फिर आने से पहले नीट एग्जाम हो रहा है। नीट का एग्जाम मालूम ना आपको? एमबीबीएस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है तो सिर्फ उर्दू में नहीं। मैं अपनी असेंबली में तेलंगाना में उठकर गड़बड़ करके कहा कि उर्दू पैदा जरूर लखनऊ में हुई, लेकिन फली फूली तो हैदराबाद में। इस जबान को बचाना है तो मरकजी हुकूमत को लेटर लिखो, चीफ मिनिस्टर साहब के नीट का इम्तिहान उर्दू में होना चाहिए। और हमारी असेंबली रेजोल्यूशन मंजूर करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज चुकी है कि नीट का एग्जाम उर्दू में हो। क्या ये काम किसी कांग्रेस की हुकूमत ने किया? यहां नहीं होगा उनका इख्तिलाफ, लेकिन कई रियासतों में उनका इख्तिलाफ। क्या नहीं कर सकते? नहीं करते। हमारे बारे में ये सोचते भी नहीं है, हमारे मसाइल को समझते भी नहीं है। इनको सिर्फ हमारे वोटों से दिलचस्पी है, हमारे मसले मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। यही है कि आज इन सब बातों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके सामने लाती है तो इनको बुरा दिखता है। ये क्या कह रहे हैं? अरे हमको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाज लोग कहते हैं कि हमें माइंड की पॉलिटिक्स से अग्री नहीं करते, मुत्तफिक नहीं है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। नहीं, मजलिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करती है, मजलिस नाइंसाफी की पॉलिटिक्स करती है। जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने की पॉलिटिक्स करती है। आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आज हम अपने हक से महरूम हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मजहब के नाम पे वोट नहीं लेना। हम उस फैसले का खैर मुकद्दम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। काश ये फैसला 20 बरस पहले आ गया होता तो शायद बीजेपी इख्तिलाफ में न होती। सही है ना? आप बताइए। अरे मैं मजहब की सियासत नहीं करता हूं,
मेरी आवाज, मेरा गुस्सा, मेरे जुमले, मेरी तहरीर, मेरी जिद्दत इस बात पे है कि मजहब के नाम पे जो 70 बरस से नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करना मेरा यही नज़्म-उल-ऐन है। क्या गलत है? क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं करूं? बताओ। मैं पूछना चाहता हूं यह मौजूद मजमे से, क्या मैं गलत हूं? अरे आप बताइए। आप सेक्युलर समझते हैं एनसीपी पवार साहब को? ये सेक्युलर है? नहीं है। आप बताइए 2014 के इंतखाबात के बाद, अभी उनको नहीं दिखता अभी सर, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के बाद सेना और बीजेपी में ठन गई, सेना तायद नहीं करती बोली, तो कैसा कूद कूद के पवार साहब जा रहे थे या नहीं? कहां पवार हाथ मिला लेते बोल के डर के उद्धव ठाकरे कूद गया, अपनी इज्जत को नीलाम करके बीजेपी का हाथ लगा लिया। काश कि बाल ठाकरे जिंदा होता तो अपने बच्चों को सिखाता कि गैरत किसको कहते हैं, इज्जत किसको कहते हैं। गैरत छोड़ दी, इज्जत छोड़ दी और अपने आप को बेचकर मातृश्री के ठाकरे के घर को मोदी के बंगले के सामने या बंगले के अंदर गिरवी रखा दिया। और आज कहते हैं, ठाकरे कह रहे हैं हम तायद नहीं करेंगे। ठाकरे कह रहे हैं कि ये लोग एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, पैसा बटोरते हैं, लूटते हैं, डरा के पैसा जमा करते हैं बीजेपी वाले। फडणवीस कहते हैं कि इनके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, खुला नहीं है। अरे भाई, हैदराबाद में एक बात बोलते हैं हमारे पास कि मैं मारे वैसा करता हूं, तू रोए वैसा कर। ये मारे वैसा कर रहे हैं, ये रोए वैसा कर रहे हैं। अगर इतना ही दोनों की दुश्मनी है तो इस्तीफा दे दो ना, कैबिनेट से यहां की भी वहां की भी छोड़ दो ना, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। इलेक्शन तो अलग अलग लड़े, इलेक्शन तो अलग अलग लड़े, इलेक्शन के बाद एक हो गए, अब फिर इलेक्शन आया तो अलग अलग, इलेक्शन हो गया तो फिर एक ही। क्या है आज एनसीपी कांग्रेस कहती है कि मजलिस सेकुलर वोटों की तकसीम की जिम्मेदार है। 2014 में सेकुलरिज्म की इतनी फिक्र थी, बीजेपी को शिकस्त देने की इतनी तड़प थी, सेना को हराने की इतनी ख्वाहिश थी, तो पवार साहब, मोहतरमा गांधी साहिबा, आप दोनों अलग अलग क्यों लड़े? मिलके लड़ना था ना, क्या अलग अलग नहीं लड़े? मिलके लड़े नहीं? क्या हम जिम्मेदार है? अरे आप तो हारे। अरे मजलिस की वजह से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमीन पटेल आ रहे? क्या नवाब मलिक आ रहे? क्या अबू आसिम आ रहे? कौन आ रहे? अरे जहां से मुसलमान एमएलए नहीं था वहां से एक को हटाकर हम जीत कर आए, औरंगाबाद और बरकरार से। थोड़ा शायद अगर मैं वक्त दे सकता था और 2 मरतबा अगर शोलापुर आ सकता था तो ये तौफीक से जो चंद दिन पहले जेल में था, जेल में नहीं ऐवान असेंबली में था। हाँ, अरे आप बताओ मेरे भाई, हमने हक की आवाज को बुलंद किया,
हक के लिए काम किया है। हम कभी सिर्फ जज्बाती बातें या नारे या तकारीर नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं शिंदे साहब से, शिंदे साहब, उर्दू भवन कहां है? उर्दू भवन कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, कब बनेगा? आपकी 75वीं सालगिरह हुई तो सरकारी खजाने से 1.5 करोड़ में बजटें बनाई गई। अरे वो 1.5 करोड़ रुपया गरीबों को दे देना था, पानी के प्लांट लगा देना था। 4 दिन में 1 मरतबा शोलापुर में पानी आता है। तो भी शेख साहब, मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद मैं भी आपको पैसा दूंगा। आप भी जो हम मिनरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ट्रीटमेंट का प्लांट लगाएंगे, वहां से पानी को ट्रीटमेंट करेंगे, मिनरल वाटर की तरह 4 से 5 जगह पे ये लगाएंगे। 1 रुपये में 20 लीटर पानी हम देंगे इंशाअल्लाह। और ये पानी नीम का जरूर है, ये पानी नीम का जरूर है, लेकिन ये पानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक के लिए है, हर एक के लिए। कितने कपड़े के मिल बंद हो गए? 40,000। शोलापुर में 40,000 मिल बंद हो गए। सही है गलत? 5 लाख लोग रोजगार से महरूम हो गए। मैं गुलबर्गा में पढ़ता था, MBBS करता था, तो शतरंजी जो आती थी तो मुझे याद है, मैं शतरंजी खरीदने गया था तो बहुत से शतरंजियां थे। फिर बताया कि साहब ये अच्छी है शतरंजी, सबसे महंगी है, इसको ले लो। मैंने कहा क्यों महंगी है? तो दुकान वाले ने कहा साहब ये शोलापुर की शतरंजी। कहां है आज वो सनत? कहां गई वो सनत? क्या वो सनत को इसलिए बंद किया गया कि वो सनतें हमारी थी? भिवंडी में सनत बंद हुई क्योंकि वो हमारी सनत थी। यहां की सनत बंद हुई क्योंकि ये हमारी सनत थी। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। आज यही बात है जो मजलिस उठाती है और इनको बुरा दिखता है। यहां के बल्दिया में क्या आलम है? 68% बजट यहां का तनख्वाह में जाता। बड़ी बड़ी बसें ले लिए, क्या बसें चल रही हैं? 6,000 जायदादें खाली हैं। स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ है ना? यहां पे जर्नलिस्ट अकबर ओवैसी क्या बोलता तकरीर में, पकड़ लेंगे चलाएंगे बोलते। मैं जर्नलिस्ट भाइयों से कहूंगा कि भाई जाकर देखिए कॉरपोरेशन की वेबसाइट, शोलापुर कॉरपोरेशन की वेबसाइट 6 महीने से बंद पड़ी है। जरा इसको चलाइए ना। 6 महीने से बंद है, ये हाल है। अरे ये तो छोड़ो, आपको सुन के हैरत होगी। हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोले थे ना, पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या शौचालय बने? 28% शोलापुर शहर में 28% घरों में शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है। क्या ये है? क्या ये है? अरे आप बताओ। और 14% लोग खुले आसमान के नीचे फारिग होते हैं शोलापुर। ये आलम है, ये आलम है। और हमसे बोलते हैं कि हम नफरत की सियासत कर रहे हैं। नफरत की नहीं भाई, ये खुले आसमान में जो बैठ के जो फारिग हो रहे हैं उनको घरों में फारिग करवाओ, ये बोल रहे हैं।
ये बुरा दिखता। आप बताइए, 122 उर्दू मीडियम स्कूल ने 10 उर्दू मीडियम स्कूल ही सिर्फ शोलापुर में, सिटी में। क्या सिर्फ 10 होना है? क्या 50 स्कूल की जरूरत नहीं है? अरे हम बनाएंगे वो 50 स्कूल जब यही हम कह रहे हैं। एयरपोर्ट, आसमान में कोई दाग नहीं दिख रहा है, कब बनेगा एयरपोर्ट नहीं मालूम। खैर, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि याद रखो कि मुल्क के नाजुक हालात को गौर करो, मुल्क किस तरफ जा रहा है देखो, और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। अगर सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों के पीछे दौड़ोगे तो याद रखो कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, करप्शन का खात्मा, बेरोजगारी का नारा दिया, नौकरियां देने का वादा किया। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नौकरियां मिली? एक करोड़ नौकरियां देने की बात कही, क्या मिली? अरे इन्होंने कहा था कि करप्शन का खात्मा करेंगे। कहां का करप्शन का खात्मा हुआ? ये नोटबंदी में सबसे बड़ा घपला हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम है। पैसा मेरा, मेहनत मेरी, अकाउंट मेरे नाम पे, मगर पैसा मैं नहीं निकाल सकता। क्या है? खैर, आप गौर करो मेरे भाई, ये लोग सिर्फ नफरत की सियासत कर रहे हैं। 14 में जो वादे किए, क्या वादा किया? क्या शौचालय बनाए? क्या नौकरियां दी? क्या करप्शन का खात्मा किया? क्या महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, और हमारे वजीर आजम सारी दुनिया के सैर पे निकले हुए हैं। आप बताइए कि क्या किया? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे आरामजादे, यही बातें। क्या दिया इस मुल्क को मैं पूछना चाहता हूं। बीफ बैंक, नोट बैंक। बीफ बैंक के जरिए कई दलित परेशान, कई मुसलमान कॉलेज ब्रदरी परेशान। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। 2.5 वर्ष में क्या दिया मुल्क को मैं पूछना चाहता हूं। अगर किसी को मेरी बात खराब दिखती है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसी तकरीर करता है, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे तुम मेरी शिकायत को, मेरे शिकवे को भी सुनो। क्या दिया तुमने? कुछ नहीं। सिर्फ मुसलमानों पे नफरत अंगेज हमले, कभी एक्सेसिबल कोर्ट की बात, तो कभी तलाक सलासा की बात। हमारे हैदराबाद में कहते हैं कि मां से ज्यादा चाही पापा कुटनी कहलाई। हमारी बच्चियों से इनको चाह। अरे तलाक सलासा का मामला हमारा मजहबी मामला है। हम बैठेंगे अपने घर में, अपने दीनी मदरसों में, अपने उलमा के साथ, और हम अपने मसले को सुलझाएंगे। मगर बड़ी हमदर्दी तुमको हमारी बच्चियों से हो गई कि तलाक के मसले पर आप बताइए। बड़ी हमदर्दी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चों से हमदर्दी है, अखलाक का क्या कसूर था बताओ नरेंद्र मोदी? क्यों अखलाक को मारा गया? इल्जाम लगाया कि अखलाक के घर में बीफ था। क्या बीफ था? अरे उसके बूढ़ी मां को धकेल दिया गया, बच्चियों को मारा गया, अखलाक को मार दिया, और मारने के बाद जो लोग
उसको मारने के जिम्मेदार थे, उनमें से एक मर जाता है तो मरकजी वजीर उस कातिल के घर पर जाता है, उसकी मैयत पे तिरंगा डालता है, फूल चढ़ाता है। क्या ये इंसाफ है? मुजफ्फरनगर के फिसाद हुए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतें लुटी, घर जले, इस्मतें लुटी, और मुजफ्फरनगर को जलाने वालों को सम्मानित किया गया, शान पोशी की गई आगरा में नरेंद्र मोदी के जलसे में। क्या ये इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं, साहिब नुमान को मारा गया, क्या ये इंसाफ है? और फिर दलितों को मारा गया, दलितों को मारने के बाद वजीर आजम अदाकारी करने आ जाते हैं, कहते हैं कि दलितों को क्यों मार रहे, मुझे मारो, मुझे मारो। अरे मैं पूछना चाहता हूं, दलितों को मारने वालों के लिए वजीर आजम ने कहा कि दलितों को नहीं मारो, मुझे मारो। अरे मुसलमानों को गोबर खिलाया गया, मैं पूछना चाहता हूं ये गोबर हम किसको खिलाएं? क्या नहीं खिलाया गया? क्या यह नाइंसाफी नहीं? हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों के अस्मत रेजी में कत्ल हुआ, क्या वो नाइंसाफी नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, अरे हर महाज पे नाकाम हो चुके। आज गुजरात के डीजीपी के बारे में आज बयान आया, पांडे, उनकी मियाद खत्म हुई, 3 महीना बढ़ा दिया, हाईकोर्ट ने भगोड़ा करार दिया। ये पुलिस 30 पुलिस के आला ओहदेदार गुजरात में मुलविस है गुजरात के फिसादात के लिए, उनको जेल से रिहाई मिली और एक ऑफिसर कहता है कि हां, नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद अच्छे दिन आ गए, नौकरी पर चढ़ गए। क्या ये इंसाफ है? बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तालीमी निसाब को आरएसएस के प्रचारक के हाथों में तैयारी हो रही है। क्या ये सेकुलरिज्म है? संघ और आरएसएस के नजरियात को फरोग करने के लिए फंड का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े ओहदों पर सरकारी टीचर्स की ट्रेनिंग आरएसएस के लोग कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? यूपी में आरएसएस के कई मराकों में जहां पे लाठी चलाना, बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। क्या ये इंसाफ है? मैं इन सब बातों को पूछता हूं तो इनको बुरा दिखता है। भोपाल का एनकाउंटर किया, क्या है बताओ, क्यों मारा गया? भोपाल में कहते हैं कि जेल की दीवार को कूद कर चला गया और उसको मारा गया। अरे कानून है ना, अदालत है, कसूरवार है तो कसूर को साबित करो, उनको फांसी पर लटकाओ। हम शिकवा और शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस उनको कैसा मारती है ये हम पूछना चाहते हैं। क्या ये गलत है बताओ? आज यही बात हम पूछते हैं तो इनको गलत दिखता है। अरे नरोडा पालिया, गुलबर्ग, सरदारपुरा के कत्लेआम, जिसमें एहसान जाफरी का भी कत्ल हुआ, बच्चों का कत्ल हुआ, मासूमों का कत्ल हुआ। अरे नरोडा पाटिया, गुलबर्ग और सरदारपुर के कातिलों को मौत की सजा नहीं दी जाती, गोधरा के कातिलों को मौत की सजा हुई, तो इनको क्यों नहीं हुई? ये मेरा सवाल है। क्या गलत है मेरा सवाल बताओ? क्या नहीं करना चाहिए? 96 मुसलमानों के कत्ल में मुलविस सजा याफ्ता माया कोडनानी को पेरोल दे दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? अरे बाबू बजरंगी को रिहाई मिल जाती है। क्या ये इंसाफ है? हरियाणा में जाटों ने 23 फरवरी को 30 अफराद को हलाक किया, 300 को जख्मी किया
औरतों की इस्मतों को लूटा। क्या वहां पे पुलिस की गोलियां चली? नहीं चली। क्यों नहीं चली? लेकिन कश्मीर में पैलेट के नाम पे गोलियां चली, हजारों जख्मी हुए, सौों की बीमारी चली गई। अरे नरेंद्र मोदी, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, जितनी मोहब्बत तुमको कश्मीर से है ना, तुम उतनी मोहब्बत कश्मीरियों से कर लो तो मसले कश्मीर हल हो जाएगा। कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं। कश्मीर जलता रहा और तुम हंसते रहे। क्या ये इंसाफ है? अरे आप बताइए, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ हरियाणा में, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गुज्जरों का एहतजाज हुआ, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। अरे मेरे भाई, खुदारा समझो मेरी बात को, खुदारा समझो। एनकाउंटर हो रहे हैं, इज्जतें लुट रही है, इस्मतें लुट रही है, और आज हमारा खून सस्ते में बह रहा है। और अगर आज हम नहीं उठेंगे, हम मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम हालात का कैसे मुकाबला करेंगे? समझो मेरी बात को। हो सकता है कि लोग बोले कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर में मजा नहीं आया। नहीं, मैं मजा देने नहीं आया हूं, मैं अपने दर्द को अपने भाइयों के सामने लाकर उस तकलीफ को बांटने आया हूं। समझो मेरी बात को। तुम्हारा और तुम्हारे मुकद्दर का फैसला कर सकता है। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हुई? मिस्टर मोदी नवाज शरीफ से मिले, गले लगाए, चाय पिए, सब कुछ किया। क्या हुआ? 56 इंच का सीना, एक लाश आएगी तो 10 गर्दनें देंगे। अरे क्या हुआ? उरी का अटैक हो गया, नागौरा का हमला हो गया। क्या करे? कुछ नहीं करे, असल मसलों से तवज्जो हटाते रहे। इनकी आदत है, साल भर पहले स्वच्छ स्वच्छ के नाम पे पूरे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा देके खड़ा दिए थे। पूरे हिंदुस्तान झाड़ू लेके साफ कर रहा था। वो खत्म हुआ, नोटबंदी लागू, ब्लैक मनी, करप्शन, जाली नोट। कहां है ब्लैक मनी? कहां है जाली नोट? किधर है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों को परेशान करने का मामला। क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं हुआ, कोई ब्लैक मनी नहीं आया। 15 लाख पूरे आ गए, उससे बढ़कर अकाउंट में आ गए। आज हमको हमारा पैसा नहीं मिलता। अरे आप गौर करो मेरे भाई, खुदारा समझो। आज मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आज हम अपनी जान को हथेली में लेकर आए हैं, आपके दरमियान में आए हैं। दर्द है, तकलीफ है, बीमार हूं मैं, मेरे पेट में दर्द है, गोलियां मारी नहीं, मेरे गुर्दे खराब है, आवाज नहीं निकलती। एक तकरीर के बाद कई घंटों तक तड़पते तड़पते रहता हूं, लेकिन मेरी तड़प से ज्यादा, मेरी तकलीफ से ज्यादा मेरे भाइयों की तकलीफ है, मेरी बहनों की तकलीफ है। उस तकलीफ से मैं लड़ रहा हूं। खुदा ना समझो, मैं उस तकलीफ के लिए आया। आज हमसे कहते हैं कि ऐसा कह रहे, वैसा कह रहे। आज बताइए, वजीर आजम हिंदुस्तान है, लबो लहजा देखिए, बात करने का अंदाज देखिए। बात करे कि कहते हैं कड़क चाय, नरम चाय, ऐसी चाय, वैसी चाय। नरेंद्र मोदी, तुम चाय वाले थे, अब वजीर आजम हो। चाय वालों जैसा बात ना करो, क्योंकि हिंदुस्तान में वजीर आजम बना। इसलिए लोग कहते हैं कि एक बादशाह अगर फकीर हो जाए और एक फकीर बादशाह हो जाए, तो उस बादशाह की फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है। लेकिन एक फकीर अगर बादशाह बन जाए तो उसके बादशाहत में फकीरी नजर आती है। यही है, यही है। अरे आज मैं आपसे कहूंगा,
कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की मां नहीं जली ये मुल्क हमारा था, हमारा है, ये मुल्क में जितना हक नरेंद्र मोदी का है, अकबरुद्दीन ओवैसी का भी उतना है। माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है, सर के टोपी पहन के दाढ़ी पालने वाले का भी उतना ही है। ये मुल्क को मेरे आबा अजदाद ने सजाया है, इस मुल्क को ताज दिया है मैंने, कुतुब मीनार दिया है, लाल किला दिया है, जामा मस्जिद की है। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस आपके साथ है, जितना हो सकता है हमने कहा है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी हमारी होगी। बहरहाल आपसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।